चलिए ध्यान दिया जाए, ध्यान दीजिए यहां पर। इधर देखिए, हम लोग का नया चैप्टर आता है इसमें पीरियोडिक टेबल, नहीं जिसको आप हिंदी में कहते हैं आवर्त सारणी। ठीक है, पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी, सब लोग जानते हैं आवर्त सारणी, देख भी रहे हैं, नहीं सामने उधर बनाया हुआ है लाल पीला नीला, नहीं कुछ है, वही आपका पीरियोडिक टेबल है, ध्यान रखना है। तो पीरियोडिक टेबल क्या है, तो सिंपल लिखा हुआ है इसमें, नहीं कि वह सारणी यानी वह टेबल, सारणी मतलब क्या होता है टेबल, वह सारणी जिसमें तत्वों को इस प्रकार सजाया गया है कि समान गुण वाले तत्व एक साथ एक वर्ग में उपस्थित रहें तथा असमान गुण वाले तत्व अलग अलग वर्गों में उपस्थित हों, आवर्त सारणी कहलाता है। दिक्कत है नहीं, आवर्त सारणी एक सारणी है, एक ऐसा सारणी है जिसमें समान गुण वाले तत्व एक साथ उपस्थित रहते हैं। बस में आ रहा है, समान गुण वाले तत्व एक साथ उपस्थित रहते हैं एक वर्ग में, ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे हम लोग यहां पर जो पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं, इसमें देख रहे हो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम एक साथ उपस्थित है कि नहीं, तो इन सब का गुण जो है वो समान होगा, इन सब का गुण क्या होगा, समान होगा। वैसे ही बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम ये सब एक साथ है, यानी इन सब का गुण क्या होगा, समान होगा। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं? तो आवर्त सारणी एक सारणी है जिसमें तत्वों को व्यवस्थित किया गया है, सजाया गया है, कुछ इस तरह सजाया गया है कि समान गुण वाले गुण, समान गुण वाले गुण बोल रहे हैं, देख रहे हैं, समान गुण वाले तत्व, नहीं समान गुण वाले तत्व एक साथ एक वर्ग में उपस्थित रहें, तो उसी सारणी को क्या कहते हैं, आवर्त सारणी। किसी को दिक्कत है? ठीक है, समझते हैं आप लोग, आवर्त सारणी पहले से भी पढ़े हुए हैं। देखा जाए पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी जो है, नहीं इसको दो रूप में पढ़ना पड़ता है। एक आवर्त सारणी का ऐतिहासिक विकास, यानी पहले आवर्त सारणी जो था सबसे पहले क्या खोज हुआ, उसके बाद क्या खोज हुआ, कैसे कैसे करके हम लोग आज के आवर्त सारणी पर पहुंचे। नहीं तो एक होता है आवर्त सारणी का ऐतिहासिक विकास, जिसमें आप डोविनियस ट्रेड रूल पढ़ते हैं, न्यूलैंड का ऑक्टेव नियम पढ़ते हैं, नहीं मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, जूलियस लोथर मेयर कर्व पढ़ते हैं, बस मेरा है, दिक्कत है। तो ये सब चीजें जो आती हैं, जो पुराना पीरियोडिक टेबल था, नहीं जो कि बना फेल किया, बना फेल किया, बना फेल किया, नहीं तो उसको बोलते हैं पुराना वाला पीरियोडिक टेबल, ऐतिहासिक, नहीं जो फेल कर गया वो ऐतिहासिक। ना समझ में आ रहा है? और एक पीरियोडिक टेबल है जिसको आप बोलते हो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, ठीक है, जो आज हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ध्यान रखना है कि जो पुराना वाला आपका पीरियोडिक टेबल था, जितना भी पुराना वाला पीरियोडिक टेबल था, वो सब परमाणु भार पर निर्भर करता था, बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। बस में आ रहा है? तो ये लोग एटॉमिक मास पे डिपेंड करते थे, किस पर, एटॉमिक मास पर। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये हम लोग का डिपेंड करता है किस पर, एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे डिपेंड करता है। दिक्कत है? नहीं तो हम लोग को ध्यान रखना है कि आवर्त सारणी में हम लोग को दो पार्ट पढ़ना है, नहीं एक आवर्त सारणी का ऐतिहासिक विकास पढ़ना है, ठीक है, और एक आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ना है, ध्यान रखना है। ठीक है, जो कि परमाणु संख्या पर निर्भर करता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही पढ़ेंगे, पहले हम लोग पुराना वाला नहीं पढ़ेंगे, नहीं क्योंकि यही सबसे लंबा चौड़ा है पूरे पीरियोडिक टेबल में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ही पढ़ाया गया है, यानी कि 100 पेज पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो 3 पेज में ऐतिहासिक थ्योरी खत्म हो जाता है। बस मेरा है, तो पहले मॉडर्न थ्योरी को पढ़ लेते हैं, नहीं और लास्ट में ऐतिहासिक थ्योरी को पढ़ लेंगे कि देखो भाई मॉडर्न वाला में ही फायदा था, ऐतिहासिक पढ़ाएंगे तो बुझाएगा उस समय कि देखो ऐतिहासिक वाला पढ़ रहे हैं, इसमें कहाँ ये चीज है, मॉडर्न वाले में था कि नहीं, हाँ था, नहीं इसमें नहीं है, तो ये बताना आसान जाता है। इसलिए पहले मॉडर्न थ्योरी पढ़ लेते हैं और तब क्या पढ़ेंगे, ऐतिहासिक, तब इतिहास को पढ़ेंगे। नहीं पहले भविष्य में जी लिया जाए का चलिए वर्तमान में, वर्तमान और भविष्य दोनों में जी लिया जाए। चलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल
आधुनिक आवर्त सारणी। अब आधुनिक आवर्त सारणी जो है, इसके बारे में एक पॉइंट लिखा रहता है आपके एनसीईआरटी बुक में, उसी पॉइंट को हम लोग यहां पर लिखे हुए हैं, ध्यान रखना है। यानी कि हम लोगों को कैसे मालूम चला, हम लोग कैसे पता चला कि किसी भी तत्व का जो गुण होता है, किसी भी तत्व का गुण जो होता है, ये परमाणु संख्या पर निर्भर करता है, परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर उतना नहीं करता है। ठीक है, मॉडर्न थ्योरी क्या कहता है कि मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल का मॉडर्न थ्योरी है, ये कहता है कि तत्वों का जो गुण है ये परमाणु संख्या पर ज्यादा निर्भर करता है और परमाणु द्रव्यमान पर कम निर्भर करता है। जबकि जो पहले वाला थ्योरी था वो कहता था कि नहीं, तत्वों का जो गुण होता है, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, ये परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करता है। बस में आ रहा है? ठीक है, चलो। तो आधुनिक थ्योरी जो है, आधुनिक थ्योरी ये क्यों कहता है, ये क्यों कहता है कि तत्वों का रासायनिक गुण और भौतिक गुण परमाणु संख्या पर ही निर्भर करता है। ठीक है, क्यों ऐसा कहता है? तो उसको एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम लोग को मोस्ले साहब ने बताया था। नहीं, मोस्ले एक साइंटिस्ट थे, नहीं भौतिक वैज्ञानिक थे, रसायन के वैज्ञानिक नहीं, भौतिक वैज्ञानिक थे। ज्यादातर वैज्ञानिक जो होते हैं ना फिजिक्स के ही होते हैं, ध्यान रखना है, फिजिसिस्ट ही होते हैं, आइंस्टीन, न्यूटन, ये सब लोग फिजिसिस्ट ही थे। बस में आ रहा है? कोई साइंस की से अलग है कि आप केमिस्ट्री में मैथ का यूज नहीं करते हैं? करते हैं। फिजिक्स में मैथ का यूज नहीं करते हैं? करते हैं। मैथ को बनाने वाले, कैलकुलस जितना भारी आप पढ़ते हो, न्यूटन ही है। बस में आ रहा है? तो फिजिसिस्ट बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट साइंटिस्ट होते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, जितने भी महान वैज्ञानिक हुए हैं वो सब फिजिसिस्ट ही हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, देखा जाए तो ये एक भौतिक वैज्ञानिक थे, क्या नाम था उनका? हेनरी मोजले। बस में आ रहा है? हेनरी मोजले ने क्या किया कि अलग अलग तत्व ले लिया, ठीक है, और उन पर क्या किया, इलेक्ट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट किया, यानी बहुत तीव्र गति से जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं उनसे उनको टकराया। ठीक है, बहुत फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन से क्या किया, बहुत सारे अलग अलग एटम को उनसे टकराव करवाया, ध्यान रखना है। तो टकराव करवाने पर क्या हुआ कि ये जो तत्व थे, नहीं, ये एक रेडिएशन छोड़ते थे, एक्सरे रेडिएशन। क्या छोड़ते थे? एक्सरे रेडिएशन। जैसे कैसे आप किसी चीज को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर कैसे वो लाल रंग का हो जाता है, आपको दिखाई देने लगता है। लोहा गर्म करते कैसे वो रेड कलर का दिखाई देने लगता है? नहीं, तो वो रेड कलर रेडिएट करता है तभी ना दिखाई देता है भाई। बस में आप एनर्जी दिए, तो वैसे ही समझिए कि उन्होंने अलग अलग तत्वों को ऊर्जा प्रदान की। ठीक है, ऊर्जा प्रदान की, इलेक्ट्रॉन के द्वारा बम्बार्डमेंट का मतलब करंट प्रवाहित किया, नहीं, तो करंट प्रवाहित करना भी क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करना ही होता है। नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि अलग अलग तत्वों को, अलग अलग तत्वों पर इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया, यानी इलेक्ट्रॉन भेजकर, नहीं, उनको ऊर्जा प्रदान किया। जब उनको ऊर्जा मिला तत्वों को, नहीं, तो वो लोग अपने में से एक्सरे किरण को उत्सर्जित करने लगे। कौन सा किरण? एक्सरे किरण को उत्सर्जित करने लगे। तो आप जानते हैं कि प्रत्येक किरण का अपना कुछ आवृत्ति होता है, नहीं, तो जो एक्सरे किरण निकलती थी, जो एक्सरे किरण निकलती थी उसके आवृत्ति, नहीं, एक्सरे किरण की आवृत्ति और तत्वों के परमाणु संख्या, ध्यान सुनिएगा, एक्सरे की आवृत्ति और तत्वों की परमाणु संख्या, नहीं, इन दोनों के बीच में रिलेशन चेक किया गया, इन दोनों के बीच में एक संबंध चेक किया गया कि अच्छा इन दोनों में कोई संबंध है कि नहीं। जब संबंध चेक किया गया तो ऐसा पाया गया, नहीं, कि इन दोनों में सीधा संबंध है। इन दोनों में क्या संबंध है? सीधा संबंध है, ध्यान रखना है। ठीक है, जब इसी चीज को, यानी आवृत्ति को, जब परमाणु द्रव्यमान के साथ चेक किया गया, नहीं, तो यह संबंध सही तरीके से परिभाषित नहीं हो पा रहा था। मेरी बात समझ आ रही है? फिर से हम बोल रहे हैं, क्या किया गया, अलग अलग तत्वों को लिया गया और उन सभी तत्वों पर इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया गया। इलेक्ट्रॉन के बम्बार्डमेंट यानी आप उन सभी तत्वों को ऊर्जा प्रदान किए। ऊर्जा प्रदान करने पर वो सभी तत्व अपने अंदर से किरणें निकालने लगे, और वो किरण कौन सी? एक्सरे किरण निकलने लगी। अब उस किरण की आवृत्ति को मापा गया, उस किरण की आवृत्ति को मापा गया और उसको परमाणु संख्या से रिलेट किया गया कि परमाणु संख्या और इसके में क्या रिलेशन बनता है। नहीं, जैसे मान लो एल्युमिनियम का चेक किए, नहीं, उसका परमाणु संख्या और आवृत्ति लिख दिए कि इसका परमाणु संख्या 13 है और आवृत्ति का मान इतना है। एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन आया, उसका हम लिख दिए कि भाई इसका परमाणु संख्या इतना, तो इसका आवृत्ति इतना।
बात समझ आ रहा है? इस चीज को वो लिखते चले गए, तो उन्होंने देखा कि परमाणु संख्या और आवृत्ति में एक संबंध बन रहा है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान और आवृत्ति में संबंध नहीं बन रहा है। नहीं, तो ये एक्सपेरिमेंटल, एक प्रयोग था, ध्यान रखना है। तब उनको लगा कि अच्छा, यानी जितने भी पहले के साइंटिस्ट थे, नहीं, जो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बता रहे थे, नहीं, तत्वों का गुण जो है वो परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर है, ये जो बता रहे थे ये गलत बता रहे थे। क्योंकि तत्वों के द्वारा जो प्रकाश उत्सर्जित की जा रही है, उस उत्सर्जित प्रकाश का संबंध परमाणु संख्या से ज्यादा मिल रहा है, अब परमाणु द्रव्यमान से नहीं मिल रहा है, ना के बराबर मिल रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? नहीं, हम तत्व लिए, इलेक्ट्रॉन डाले, ऊर्जा निकली, इस ऊर्जा का संबंध परमाणु संख्या से ज्यादा मिल रहा है। नहीं, परमाणु संख्या से ज्यादा मिल रहा है, परमाणु द्रव्यमान से कम मिल रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब हुआ आपके अंदर का जो गुण है वो परमाणु संख्या पर निर्भर किया कि परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर किया? परमाणु द्रव्यमान पर, परमाणु संख्या पर निर्भर करेगा ना, ध्यान रखना है। नहीं होता है जैसे कोई भी पदार्थ, जैसे आप ही हैं, नहीं, आपको हीट दिया जाए तो आप भी ऊर्जा उत्सर्जित कीजिएगा, बाप बाप चाहे माँ माँ, नहीं कीजिएगा? बस में आ रहा है? कुछ लोग बाप बाप चिल्लाते हैं, कुछ लोग माँ माँ चिल्लाते हैं, बस में आ रहा है? तो ये जो आपके अंदर का जो ऊर्जा निकलेगा ना, ये बताएगा कि आपका रिलेशन पिताजी के साथ ज्यादा है कि माताजी के साथ ज्यादा है। मेरी बात समझ में आ रही है? सेम तत्वों को जब ऊर्जा प्रदान किया गया, ऊर्जा प्रदान करने पर ये ऊर्जा निकालते थे। आप किसी जो गर्म कीजिएगा तो वो भी ऊर्जा फेंकेगा, बस में आ रहा है? तो जब ऊर्जा वो निकला, नहीं, जो ऊर्जा निकल रहा है उसका आप संबंध देखा गया, अच्छा परमाणु संख्या से संबंध है कि परमाणु द्रव्यमान संबंध है। जब चेक किया गया तो पाया गया अच्छा इसका तो ज्यादातर संबंध परमाणु संख्या से मैच कर रहा है, परमाणु द्रव्यमान से इसका बहुत कम संबंध है। नहीं, तो इसका मतलब हुआ किसी भी परमाणु का अगर गुण बताना है तो उसका गुण परमाणु संख्या के आधार पर बताना सही है कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बताना सही है? परमाणु संख्या के आधार पर बताना सही है। मेरी बात कुछ दिमाग में ये गई? तो कोई पूछेगा कि किस एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के आधार पर ये आप कहते हैं, नहीं, किस एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के आधार पर आप ये कहते हैं कि तत्वों का गुण, तत्वों का गुण, उनका अंदरूनी गुण, नहीं, हम लोगों का अंदरूनी गुण परमाणु संख्या पर निर्भर करेगा कि परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करेगा? ये किस एक्सपेरिमेंटल एविडेंस पे कहिएगा? तो एक्सरे एक्सपेरिमेंटल के आधार पर, एक्सरे एक्सपेरिमेंट जो है इसी के आधार पर, और किसने किया था? मोजले ने किया था, ध्यान रखना है। इतना में दिक्कत है? ठीक है, तो वही सब बातों को मैंने यहां पर लिखा है, बस में आ रहा है? जो बात हम समझा रहे थे उसी सब बात को मैंने यहां लिखा है। लिखा हुआ है कि सन 1912-13 में अंग्रेज भौतिकी वैज्ञानिक हेनरी मोजले ने 38 अलग अलग तत्वों स्टार्टिंग फ्रॉम अल्युमिनियम एंड एंडिंग इन गोल्ड, यानी अल्युमिनियम में शुरू किया और कहां तक गए? गोल्ड तक। ठीक है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, पर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट किया। उन्होंने इन तत्वों के द्वारा उत्सर्जित एक्स किरणों की आवृत्ति का अध्ययन किया और यह पाया कि एक्सरे के आवृत्ति का स्क्वायर रूट, एक्सरे के आवृत्ति का स्क्वायर रूट, नहीं, तत्वों के परमाणु संख्या के समानुपाती होता है, परमाणु द्रव्यमान के नहीं। यानी आवृत्ति जुड़ा हुआ किससे है? परमाणु संख्या से, परमाणु द्रव्यमान से नहीं। चलिए, रूट न्यू यानी कि आवृत्ति तथा परमाणु संख्या के बीच ग्राफ खींचने पर स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है। इसी आधार पर मोजले ने दर्शाया कि परमाणु द्रव्यमान की तुलना में किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के गुणों को दर्शाने में अधिक सक्षम है। दिक्कत है? बोल सकते हैं? चलिए आगे बढ़िए, ध्यान दिया जाए। यहां से हम लोग ध्यान दें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगले पॉइंट पर आए तो हम लोग को वही बात कहा गया कि मोजले के इस प्रयोग के बाद, मोजले के इस प्रयोग के बाद आवर्त सारणी के लिए एक नया नियम आया, आवर्त सारणी के लिए एक नया नियम आया जिसे आधुनिक आवर्त नियम कहा गया। नहीं, बस में इसे आज हम लोग आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं, ध्यान रखना है। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार अब क्या हम लोग का हुआ? तो कहा गया तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ध्यान रखना है, क्या लिखा गया? तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म, यानी तत्व के भौतिक गुण और रासायनिक गुण, नहीं,
उनके परमाणु क्रमांकों यानी परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक मतलब परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। ध्यान रखना है, आवर्ती फलन का मतलब क्या होता है समझेंगे। फिलहाल अभी समझ में आया क्या? हम लोग को नॉर्मल भाषा में समझे तो हम लोग को यह समझ में आया कि किसी भी तत्व का भौतिक गुण और रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक पर यानी परमाणु संख्या पर निर्भर करेगा, परमाणु द्रव्यमान पर उतना निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, चलो अब हम लोग पीरियोडिक फंक्शन का मतलब समझते हैं क्या होता है। इतना में दिक्कत है? आगे बढ़े, चलिए देखा जाए। हम लोग को यहां से बताया गया, ध्यान समझे क्या बोला गया, उसी बात को अब थोड़ा फैला के हम लोग लिखे। क्या लिख रहा है? लिख रहा है कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के आधार पर सजाया जाए, यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया जाए तो समान गुण वाले तत्व, समान गुण वाले तत्व एक निश्चित नियमित अंतराल के पश्चात, एक निश्चित नियमित अंतराल के पश्चात दोहराए जाते हैं। नहीं, दोहराए जाते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है समझते हैं। कहने का मतलब है कि मान लो आप लिथियम से शुरू किए, देखा जाए, मान लो हम लिथियम से शुरू किए तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अब देखो परमाणु संख्या 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सज रहे हैं कि नहीं सज रहे हैं? सज रहे हैं। अब 10 के बाद 11 यानी कि सोडियम। नहीं तो देखो, तो जब लिथियम और सोडियम का गुण देखा गया तो इनका गुण सेम आता है। इनका गुण क्या आता है? सेम आता है। ध्यान रखना है, लिथियम और सोडियम का जो गुण आता है वो क्या आता है? सेम आता है। बस में आ रहा है। फिर यहां से आप गए, मान लीजिए सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, उसके बाद पोटासियम। तो पोटासियम 19, अब इसका गुण फिर मैच कर गया। बस में आ रहा है। तो इसमें होता क्या है कि लिथियम का गुण सोडियम से मैच कर रहा है, सोडियम का गुण पोटासियम से मैच कर रहा है, बेरिलियम का गुण मैग्नीशियम से मैच कर रहा है, बोरोन का गुण अल्युमिनियम से मैच, कार्बन का गुण सिलिकॉन से मैच कर रहा है, नाइट्रोजन का गुण फास्फोरस से मैच कर रहा है। बस में आ रहा है। तो क्या हो रहा है? समान गुण वाले तत्व जो हैं एक निश्चित अंतराल के बाद रिपीट कर रहे हैं कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है कि परमाणु संख्या के आधार पर सीधे सजाते हुए आगे बढ़ते चल जाना है। बस में है, एक परमाणु संख्या के आधार पर एक तत्व को रखे और उसका गुण देखे। नहीं तो गुण का मतलब उसका भौतिक गुण और रासायनिक गुण हम लोग मेजर किए। बस में आ रहा है। तो भौतिक गुण रासायनिक गुण लिखते चले गए, फिर एक का लिखे, जैसे लिथियम का लिखे, फिर बेरिलियम का लिखे, फिर बोरोन का लिखते चले गए, नियोन तक पहुंचे, लिख दिए। और जैसे ही सोडियम मिला उसका गुण जब लिखना शुरू किए, भौतिक गुण रासायनिक गुण, तो देखने का तो सेम गुण कहीं हम देखे हैं पहले, तो फिर से चेक किया गया, अच्छा पीछे लिथियम का गुण ऐसा गुण तो मैच कर रहा है। क्या गुण मैच कर रहा है भाई? अच्छा लिथियमो एक एक बॉन्ड बनाता है और सोडियमो एक एक बॉन्ड बनाता है। नहीं, लिथियमो मुलायम होता है, सोडियमो मुलायम होता है। लिथियम भी हवा से अभिक्रिया कर लेता है, सोडियमो हवा से अभिक्रिया कर लेता है। बस में है। तो यहां पर हुआ कि अच्छा ये तो गुण मैच करने लगा, इसका मतलब हुआ कि इसको अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं है, इसको चुपचाप उठाकर लिथियम कैटेगरी में डाल दिया जाए। लिथियम के बारे में पढ़ लेंगे ना तो सोडियम के बारे में अपने आप पढ़ाई हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? नहीं देखिए सर, बहुत ज्यादा एनर्जी मत आए, इसमें दिक्कत है। तो हम लोग क्या कहा गया, ध्यान समझा जाए। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, अगर कोई बोलता है कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, नहीं आधुनिक आवर्त नियम क्या है, तो हमको यही बोलना होगा। नहीं कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया जाए तो समान गुण वाले तत्व एक निश्चित नियमित अंतराल के बाद दोहराए जाते हैं। नहीं यानी समान गुण वाले तत्व बार बार दोहराए जाएंगे एक निश्चित अंतराल के बाद। बस में आ रहा है? इसमें दिक्कत है? तो आधुनिक आवर्त नियम क्या है समझ में आया? बता दीजिएगा ना। चलिए आगे बढ़ा जाए, यहां पर आया जाए। समान गुण वाले तत्वों के पुनरावृत्ति का कारण, यानी समान गुण वाले जो तत्व थे वो बार बार मिलते थे, इसका कारण क्या था? नहीं
तो इसका बहुत कॉमन कारण है भाई, आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ चुके हैं नहीं? तो जैसे आपको बोला गया कि लिथियम, सोडियम, पोटासियम का गुण जो है वो समान होता है नहीं, तो ये समान गुण कैसे पकड़ा गया कि इनका समान गुण है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग पढ़ चुके हैं नहीं? अब जब लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा गया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु संख्या 3 1s2 2s1 नहीं, ये है इसका बाहरी विन्यास 2s1। तो इसके s में कई इलेक्ट्रॉन है? अब सोडियम 11, इसका विन्यास इसका बाहरी विन्यास देखिए, इसमें भी s में 1 और इसमें भी s में 1। पोटासियम का लिखिए, (3s2 3p6) होगा। अब इसका बाहरी विन्यास देखिए s1, तो इसमें भी s1 है, इसमें भी s1 है, इसमें भी s1 है, यानी इसके भी बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके भी बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके भी बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, इसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन s में, इसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन s में, और इसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन s में। परेशानी है? तो इन तत्वों का गुण समान है नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर कहा गया। इन सभी का बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? सेम है। इन सभी का बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? सम है, ध्यान रखना है। तो यहां पर कोई पूछता है कि भाई समान गुण वाले तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद बार बार आते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, तो आप बोलिए कि सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है नहीं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर बाहरी विन्यास को ध्यान दिया जाता है। अगर बाहरी विन्यास नहीं तत्वों का समान हो जाए तो समझ जाइए कि उन दोनों तत्वों का गुण भी क्या होगा? समान हो जाएगा। ठीक, जैसे लिथियम का बाहरी विन्यास S1, इसका भी बाहरी विन्यास S1, इसका भी बाहरी विन्यास S1, यानी इन सबका गुण समान होगा। ठीक है, जैसे मान लो हम लोग को यहां से दिया गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन दिया गया नहीं, तो फ्लोरीन परमाणु संख्या 9, 17, 35 दिया गया। अब फ्लोरीन का विन्यास अगर लिखते हैं तो 1s2, 2s2 और 2p5 नहीं, तो आप ध्यान देखिएगा तो इसका बाहरी विन्यास में 2p5 है। आप क्लोरीन का लिखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5 है, तो इसका भी देखिए 3p5 यानी p5 है कि नहीं है? बस डिफरेंस क्या है? कक्ष संख्या का। बाकी इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन, इसके p में 5 इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना है। वैसे ही जब ब्रोमीन का आप लिखिएगा लास्ट वाला तो इसका आएगा 4s2 और 4p5, तो इसके भी 4p में क्या आएगा? 5। कक्ष संख्या से सिर्फ ऊर्जा का अंतर होता है, बस में आ रहा है। बॉन्ड बनाने का क्षमता समान हो जाएगा, बस में आ रहा है। तो बॉन्ड बनाने का क्षमता समान यानी कि रासायनिक अभिक्रिया समान। मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें दिक्कत है नहीं? तो कोई भी पूछता है अगर हमसे कि भाई समान गुण वाले तत्व एक खास अंतराल के बाद पुनरावृत्ति करते हैं, ऐसा क्यों आप कह रहे हैं? नहीं, तो आप बताइए नहीं कि समान गुण वाले जो तत्व होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है, ध्यान रखना है। नहीं, उनका बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं, बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है, ध्यान रखना है। बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान तो उनका गुण भी समान। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछे चलिएगा। है क्या तो नहीं बोल रहे हैं? परमाणु संख्या का अंतराल है किस में? क्या बताएं, हमको समझ में नहीं है क्वेश्चन। अरे अंतराल, एक निश्चित अंतराल का मतलब ये नहीं है कि 8 के बाद ही नहीं। अगर ऐसा होता कि 8 के बाद ही समान गुण वाला तत्व अगर मिलना होता तब तो लिख देता उसमें, जैसे न्यूलैंड साहब बताए हैं अपने नियम में। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट्स में क्या था? न्यूलैंड साहब ने कहा था कि पहला तत्व लीजिए, 8वां पहला तत्व का गुण 8वां तत्व का गुण क्या होगा? समान होगा
नहीं, लेकिन ये बोल रहा है क्या कि 8वां तत्व, 7वां तत्व या समान अंतराल होना चाहिए। ये बोल रहा है कि एक निश्चित अंतराल पर, यानी ये अंतराल 2 तत्वों का भी हो सकता है, ये अंतराल 8 तत्वों का भी हो सकता है, ये अंतराल 18 का भी हो सकता है, और ये अंतराल 32 तत्वों का भी हो सकता है। लेकिन समान गुण वाले तत्व एक अंतराल के बाद, एक निश्चित अंतराल के बाद आपको मिलेंगे जरूर, लेकिन वो निश्चित अंतराल फिक्स नहीं है। बस मेरा अगर फिक्स होता तो निश्चित उचित सब हटा कर लिखता कि 8 के बाद, 9 के बाद, चाहे 10 के बाद, ऐसा लिख देता। तो क्या ऐसा परिभाषा में आपको दिख रहा है क्या? बुझाया? तो जो निश्चित अंतराल होता है वो यहां लिखा रहता है, दीज रेगुलर इंटरवल्स आर, वो अंतराल हो सकते हैं 2, वो हो सकते हैं 8, 8, 18, 18, 32, ये वो निश्चित अंतराल हो सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि आपको बोल देना है कि नहीं सर 8 के बाद समान गुण वाला तत्व मिलेगा, 9 के बाद समान गुण वाला तत्व मिलेगा, ये बोलना गलत है। एक निश्चित अंतराल है, लेकिन वो अंतराल कितना होगा ये फिक्स नहीं है, लेकिन समान गुण वाले तत्व एक अंतराल के बाद जरूर मिलेंगे। बात समझ में आ रहा है? जनरली दोनों जो इलेक्ट्रॉन, वे इलेक्ट्रॉन्स जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन सभी से रिलेटेड होता है। जैसे क्रोमियम का 4s का इलेक्ट्रॉन भी भाग लेता है अभिक्रिया में, और 3d का इलेक्ट्रॉन भी भाग लेता है अभिक्रिया में। तो 4s और 3d दोनों के इलेक्ट्रॉन को ध्यान में रख के क्या जाता है। हाँ, तो कुछ तो अपवाद मिलेगा ही। अब सब एकदम सोचे परफेक्ट मिले, तो जो अपवाद है वो तो हमेशा कुछ ना कुछ अलग प्रॉपर्टी शो करेगा ही नहीं, उनको छांट कर ही कोई बात बोला जाता है। बात समझ में आ रहा है? अपवादों को निकाल कर ही कोई बात हम बोलते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मल अब 118 तो है, उसमें से 10-12 को छांट दिए नहीं, या 15 को छांट दिए, तो बाकी सब पर तो लागू हो रहा है ना भाई, ठीक है। तो ये केयर करना है। बोलिए, इसमें दिक्कत है किसी को? आगे बढ़े, बोलिए आगे बढ़े। देखा जाए तत्वों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, तत्वों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है। तो ये बात आप पहले से भी जानते हैं, लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, जो लाइन लिखा उसी को हम लिखे यहां पर। सन 1800 में केवल 31 तत्व ज्ञात थे। 1865 तक 63 तत्वों की जानकारी हो गई थी। आजकल हमें 114 से 118 तत्वों के बारे में पता है। नहीं, अब इसमें 114 से 118 तत्वों में उसमें लिखा हुआ है भाई कि इसमें सभी तत्व नेचुरल नहीं है, इसमें कुछ तत्व ऐसे हैं जो आर्टिफिशियल हैं, कृत्रिम है, ध्यान रखना, जो मैनमेड है। नहीं, ध्यान रखना, 100 के ऊपर जो एलिमेंट मिलते हैं, 100 के ऊपर जो एलिमेंट मिलते हैं वो बनाया गया है, आदमी के द्वारा बनाया गया तत्व है। बस मेरा वो नेचुरल एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अब इसमें लिख रहा है क्या कि सोचो कि 118 गो तत्व हैं। अब 118 तत्वों के केमिस्ट्री को अलग अलग पढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। 118 तत्व, अगर एक तत्व कार्बन का बात करें तो एगो अकेला कार्बन असंख्य यौगिकों का निर्माण करता है। नहीं, तो अकेले कार्बन के यौगिक को अगर पढ़ना हुआ नहीं तो उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो इन सभी के पढ़ाई को सिस्टमैटिक करने के लिए नहीं पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन किया गया। जैसे किसी भी वर्ग में कैसे हम बोले कि लिथियम, सोडियम, पोटासियम, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, इनका प्रॉपर्टी क्या होता है? समान होता है। तो इस तत्व में अगर आप लिथियम का प्रॉपर्टी पढ़ लिए तो सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम का लगभग समान आएगा। नहीं, तो पीरियोडिक टेबल क्या करता है? तत्वों का जो गुण है और तत्वों के यौगिकों के बारे में, ये जो हम लोग पढ़ते हैं, उनके पढ़ाई को सिस्टमैटिक कर देता है। यानी एक तत्व के बारे में पढ़ लीजिए, एक तत्व के गुण, एक तत्व के यौगिक के बारे में पढ़ लीजिए, तो उसके नीचे जितने भी परमाणु हैं उन सभी के यौगिकों के बारे में लगभग वही गुण रहेगा। बात समझ में आ रहा है? नहीं, जैसे सिंपल सोचो, हम लोग यहां से बोल रहे हैं कि लिथियम एक बॉन्ड बनाता है तो LiCl। नहीं, अगर लिथियम हम लोगों का ऑक्सीजन से अभिक्रिया करे तो इसका वैलेंसी 2 और इसका 1, तो फॉर्मूला बनेगा Li2O। तो अगर लिथियम का फॉर्मूला पढ़ लिए कि लिथियम क्लोरीन से अभिक्रिया करके LiCl बनाता है, Li2O बनाता है, तो इसके नीचे कौन आता है? सोडियम। तो अगर सोडियम का क्लोरीन से अभिक्रिया कीजिएगा तो जैसे ये LiCl बनाया है ये भी NaCl बनाएगा। अगर सोडियम का ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे तो जैसे ये बनाया है Li2O तो ये भी बनाएगा Na2O। तो देख रहे हैं इसका कंपाउंड ऐसा कंपाउंड मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है।
तो आवर्त सारणी पढ़ने का यह फायदा होता है कि किसी भी वर्ग में आप एक दो तत्वों के बारे में अगर पढ़ लिए, उसके गुण के बारे में पढ़ लिए, तो उसके नीचे वाले तत्वों के गुणों के बारे में आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना है, क्योंकि ऊपर वाले तत्वों के गुणों से ही नीचे वाले तत्वों का गुण मैच करता है। इसमें दिक्कत है। तो वही बात हम लोग को यहां से बताया गया। फिर से एक बार रिवाइज कीजिए, शुरू से ध्यान दीजिए। चलिए फिर से एक बार आ जाइए, हम लोग इसको देख ले एक बार और। आवर्त सारणी के बारे में क्या क्या हम लोग देखें, फिर से ध्यान देख लीजिए। तो आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के बारे में क्या बताया गया। सबसे पहले बताया पीरियोडिक टेबल क्या है। नहीं, तो पीरियोडिक टेबल हम लोग क्या है, तो पीरियोडिक टेबल एक ऐसा टेबल है, एक ऐसा सारणी है जिसमें तत्वों को कुछ इस प्रकार सजाया गया है कि समान गुण वाले तत्व एक साथ एक वर्ग में उपस्थित रहें तथा असमान गुण वाले तत्व अलग अलग वर्गों में उपस्थित रहें। ठीक है, यही पॉइंट हम लोग को लिखा हुआ है। सेकंड पॉइंट हम लोग को बताया गया कि पीरियोडिक टेबल में हम लोग को दो तरह का पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना है। एक पढ़ना है ओल्ड पीरियोडिक टेबल और एक पढ़ना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओल्ड पीरियोडिक टेबल जो था वो एटॉमिक वेट पे डिपेंड करता है, यानी परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जबकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, अब यहां से बताया गया कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसके बारे में हम लोग को मोजले साहब ने बताया। क्या बताया मोजले साहब ने, तो उन्होंने हम लोग को बताया कि अलग अलग तत्व जब एक्सरे किरणों को उत्सर्जित करते हैं तो उनकी आवृत्ति, एक्सरे किरणों की आवृत्ति तत्वों के परमाणु संख्या पर निर्भर करती है, परमाणु संख्या से जुड़ी होती है, उनके परमाणु द्रव्यमान से जुड़ी हुई नहीं होती है। इसीलिए किसी भी तत्व का जो गुण है वो ज्यादातर परमाणु संख्या पर निर्भर करता है, परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यह बताया गया जो मोजले ने हम लोग को बताया था। अगले पॉइंट पर आए तो हम लोग को बताया गया कि मोजले ने जो प्रयोग किया था उसी के आधार पर एक नया नियम आया, जिस नियम को आप क्या कहते हैं, आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। तो आधुनिक आवर्त नियम सिंपल है, वो बोलता है कि किसी भी तत्व का भौतिक गुण हो या रासायनिक गुण हो, भौतिक गुण हो या रासायनिक गुण हो, वह किस पर निर्भर करेगा, परमाणु संख्या पर निर्भर करेगा, परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। उसी बात को डिटेल करके कहा गया। क्या कहा गया कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजाया जाएगा तो समान गुण वाले तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद दोहराए जाएंगे। बस मेरा है, ठीक है। समान गुण वाले तत्व एक निश्चित और नियमित अंतराल के बाद क्या हो जाएंगे, दोहराए जाएंगे। नहीं, यानी समान गुण वाले तत्व कुछ दूर आगे जाइएगा तो फिर समान गुण वाले तत्व मिलेंगे तो उनको ले आइए, फिर दूर आगे जाइएगा तो फिर समान गुण वाले तत्व मिलेंगे, उनको फिर लाके आपको सजा देना है। इसमें दिक्कत है, ये कहा गया। अगले पॉइंट पर आए तो हम लोग को यहां से बताया गया कि पीरियोडिसिटी का कारण क्या है, क्यों कुछ देर चलने के बाद यानी तत्वों को परमाणु संख्या पर सजाने पर कुछ दूर के बाद हमको समान गुण वाले तत्व मिलना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि समान गुण वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, समान होता है। नहीं, हमेशा जब भी हम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु संख्या को बढ़ते क्रम में लिखते चले गए, साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखते चले गए। नहीं, जैसे ही बाहरी कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम मिला, उठा के हम उसको पहला में ले आए। नहीं, फिर जो अगला मिला उसको उठा के दूसरे में ले आए। ध्यान रखना है। तो समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बार बार बाहरी कक्ष में समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिलने के कारण ही तत्वों का गुण भी समान आता है। इसमें दिक्कत है नहीं, जिसको हम लोग एग्जाम्पल से आपको समझाए। ठीक है, अगले पॉइंट पर अगला हम लोग को यहां से बताया गया, क्या बताया गया कि तत्वों के वर्गीकरण क्यों आवश्यक है। तो बोल रहे हैं क्या कि तत्वों की संख्या बहुत ज्यादा है, नहीं, और उनके यौगिकों की संख्या भी बहुत ज्यादा है, तो सभी तत्वों को अलग अलग पढ़ पाना और उनके फिर यौगिकों को भी अलग अलग पढ़ पाना, ऐसा केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। नहीं, तो इस केमिस्ट्री को सिस्टमैटिक करने के लिए, इस केमिस्ट्री को आसान बनाने के लिए नहीं पीरियोडिक टेबल बनाया गया। पीरियोडिक टेबल में अगर आप किसी भी वर्ग में जैसे हम बोल रहे थे एग्जांपल, नहीं, आपको वर्ग में लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, तो इस एक वर्ग में इतने सारे तत्व हैं। आप किसी एक के बारे में पढ़ लिए तो सबके बारे में पढ़ लिए। तो पीरियोडिक टेबल बनाने का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। ए के बारे में पढ़िए, सबके बारे में जान गए।
नहीं, हम लोग फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटीन एटी, इनको देखते हैं। तो ये सब जो हैं वो एक जगह रखे गए हैं आवर्त सारणी में। तो किसी एक के बारे में पढ़ लिए तो इन सब का गुण लगभग इससे मैच करेगा। बात समझ आ रहा है? तो पीरियोडिक टेबल बनाने से फायदा है नहीं, हम लोग बस कुछ तत्वों के बारे में ही पढ़ लेंगे तो पूरे आवर्त सारणी में सभी तत्वों के बारे में जानकारी हम लोग को मिल जाएगा। तो ये पीरियोडिक टेबल का आज का इंट्रोडक्शन था। नहीं, हम लोग कुछ पढ़े नहीं आज क्लास में, नहीं ये कुछ नहीं पढ़े, अभी कुछ पढ़े नहीं, इस सबसे किसी से क्वेश्चन नहीं आता है। बस में आ रहा है? तो आज क्लास में आप कुछ भी पढ़े नहीं, सिंपल खाली पढ़े कि पीरियोडिक टेबल क्या है, नहीं इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, और कुछ नहीं पढ़े। ठीक है, अब अगले क्लास से पीरियोडिक टेबल स्टार्ट होगा। हाँ सर, कल टेस्ट होगा।